हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे आनुवांशिकता के बारे में, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। ये हमारे आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लर्निंग एंड टीचिंग में टॉपिक दिया गया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका, ये एक टॉपिक है सिलेबस में। उसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, जिसमें आपको मैं समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ हेरिडिटी की, वंशानुक्रम का अर्थ। मैं पहले बोल देती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी। जैसा कि देखा गया है, बालक को अपने माता पिता द्वारा बहुत से गुण मिलते हैं। माता पिता जैसे होते हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि बच्चे माता पिता से अलग होते हैं। उदाहरण, बुद्धि स्तर पर असमान, रंग रूप में असमान तथा शारीरिक रचना में अंतर आदि। कई बार यह भी देखा गया है, बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख रह जाती है और अनपढ़ माता पिता की संतान बुद्धिमान हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, वंशानुक्रम का मीनिंग क्या है, हेरिडिटी का मीनिंग क्या है। यहाँ पर ये बताया गया है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में वो होते हैं, जैसे उनका फेस है, जैसा कलर उनका है, वैसा ही बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा होता है, वैसे ही रंग हमारा भी होता है। इंटेलिजेंस की बात करें तो जो आईक्यू लेवल हमारा है, वो भी हमें हेरिडिटी के उससे ही मिलता है। हमें हेरिडिटी से ये चीज़ मिलती है। अगर यहाँ पे यही बात बताई गई, जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसे ही हम भी होंगे। और ये वंशानुक्रम सिर्फ माता पिता से ही नहीं मिलता, माता पिता के जो उनके फादर हैं, उनके मदर हैं, उनसे भी होता है। कई बार हमारे फादर मदर में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे जो उनके से भी ऊपर पीढ़ी है, उनमें होती है। तो ये चीज़ बाद में पता चलती है जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तब। तो यहाँ पे यही बात को बताया गया है कि जैसे माता पिता होते हैं, उनकी संतान भी वैसी ही होती है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे किसी के फादर हैं या मदर हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। और कई बार ये भी देखा गया कि अगर फादर और मदर इंटेलिजेंट है बट बच्चे नहीं हैं इंटेलिजेंट, उनका आईक्यू लेवल नहीं है इतना अच्छा। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हेरिडिटी से हमें कुछ गुण मिलते हैं, जो मदर से भी मिलते हैं, फादर से भी मिलते हैं। अब कहीं कम ज़्यादा का जो ये चीज़ होती है कि अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो आईक्यू लेवल अगर हमारा अच्छा है, लेकिन फादर या मदर में से किसी एक का अच्छा नहीं है बट एक का अच्छा होगा, तभी इंटेलिजेंस हमारा भी अच्छा है। तो यहाँ पे हमें 50-50 दोनों से ही गुण मिलते हैं, तब जाके ये प्रोसेस होता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि वंशानुक्रम का अर्थ है, जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। यदि माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा, जो कि सत्य है। यहाँ पे देखा गया, जैसे आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि कई बार आपको देखने को मिलता है कि किसी बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है। तो इसकी वजह एक तो ये होती है कि हेरिडिटी, उन जो बच्चे की हाइट छोटी है, पक्की बात ये होगी कि उनके या तो फादर या उनके मदर या उनकी पीढ़ी में ये चीज़ फैक्ट पाया जाएगा कि उनमें से किसी एक की हाइट छोटी है, तभी बच्चे में ये चीज़ आई है। सेकंड चीज़ की अगर हम बात करें, एक होता है हेरिडिटी से, एक होता है कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या जो उस बच्चे में है, तभी ये चीज़ होती है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है हेरिडिटी से। फिर बात करते हैं रूथ बेनेडिक्ट के शब्दों में, आनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। ये इनके द्वारा एक बात बताई गई है कि आनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। जो ऊपर बात की गई है उसी को यहाँ पर दोबारा समझाया गया है, बस रूथ बेनेडिक्ट ने ये अपने शब्दों में बताई है। फिर आता है वुडवर्थ के अनुसार, वंशानुक्रम में सभी बातें समाहित रहते हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि जन्म के 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय उपस्थित होते हैं।
यहाँ पर ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसमें ये चेंजेस आते हैं। नहीं, बच्चे में जो ये हेरिडिटी के गुण आते हैं, ये जब बच्चा वॉम में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, उस समय ही उसके अंदर ये गुणों का संक्रमण होना शुरू हो जाता है, उसमें ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद ये चीज़ होती है। नहीं, ये चीज़ ये 9 मंथ्स में जब बच्चा गर्भ में होता है, वॉम में होता है, तभी उसके अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वातावरण का, अब यहाँ पे 2 बात कही गई है। वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? सेकंड चीज़, वातावरण या फिर पर्यावरण का अर्थ क्या है? वातावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, और वातावरण से आशय हमारे चारों ओर के परिवेश से है, जो हम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। वातावरण के लिए पर्यावरण का शब्द का भी प्रयोग किया गया है। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका मतलब है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। तो यहाँ पर क्या मतलब है इन्वायरमेंट का? इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि वंशानुक्रम का मतलब था हेरिडिटी से। हेरिडिटी मतलब जो गुण, वो वाले गुण जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। और वातावरण का मतलब है इन्वायरमेंट से, जो हमारे आसपास होने वाली चीज़ें हैं, जो हम आसपास देखकर सीखते हैं, उससे। अब यहाँ पे रास के अनुसार वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, बच्चे ने कोई चीज़ अपने फ्रेंड से सीखी, तो उस चीज़ को वो ढालने लग जाएगा। जैसा बच्चा बाहर देखता है वैसा ही बच्चा अपने अंदर ढालने लग जाता है, वैसा ही बच्चा सीखने लग जाता है। कई बार बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे गलत चीज़ों को सीखते हैं। वो क्यों सीखते हैं? क्यों बच्चों को ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है? कहाँ से मिल रही है? इन्वायरमेंट से मिल रही है। चाहे बच्चा स्कूल जाता है, चाहे बच्चा कहीं पे भी जा रहा है, परिवार में रह रहा है, या फिर बच्चा बाहर जब खेलने जा रहा है, कहीं पे भी बच्चा जा रहा है, तो ये क्या है? ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से जो बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो जो चीज़ें वो सीख रहा है उसको बोला, यहाँ पे मतलब है उस चीज़ का इन्वायरमेंट से। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम बीज के समान होता है, और वातावरण उस बीज की संभावना का निर्धारण करता है, अर्थात पोषण करता है। यहाँ पे क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है जो पेरेंट्स से वो उसको गुण मिले हैं। और इन्वायरमेंट क्या है? कि इन्वायरमेंट में वो रहकर चीज़ों को सीखता है। तो हम चाहे तो भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो आस-पास में रह रहे लोगों से संपर्क करता है, उनकी बातों को समझता है, सीखता है, और अपने अंदर वो उन्हीं चीज़ों को ढालने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है? वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारी लाइफ में। अब आता है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका। यहाँ पे क्या बताया गया है? बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया द्वारा होती है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वातावरण और आनुवंशिकता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बालक के बहुमुखी विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का योगदान होता है। यहाँ पे यही बात बताई गई है दोबारा से, कि जो आनुवंशिकता है, जो हेरिडिटी है, वो क्या है? उससे आपके अंदर जो गुण आए हैं, वो मतलब है हेरिडिटी से। हेरिडिटी मतलब कि यहाँ पे बच्चे की जो भी चीज़ है, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे आईक्यू लेवल है, चाहे उसके आप बोल सकते हो आउटर वे, जो उसका स्ट्रक्चर है, उससे जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उससे यहाँ पे इन सब चीज़ों से मतलब है हेरिडिटी से। हम बच्चे के आईक्यू लेवल को, या बच्चा अगर इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसके पीछे का रीज़न जानने के लिए हम ये देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है। वजह निकलती है हेरिडिटी की। और इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो बच्चा आसपास चीज़ों को सीख रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, उन सब चीज़ों से। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो तरह तरह के बच्चे उसको मिलते हैं, उन सब से वो अलग अलग चीज़ों को सीखता है,
अलग अलग चीज़ों को ग्रैस्प करता है, अपने जीवन में ढालता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो वंशानुक्रम है और पर्यावरण, इन दोनों की भूमिका को बताया गया है कि हम चाह कर भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम चाह कर भी इनको अलग नहीं कर सकते। क्या बच्चा इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा तो क्या वो, मतलब अगर इन्वायरमेंट से वो अलग हो जाए तो क्या बच्चा कुछ सीख पाएगा? नहीं, हम चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। बच्चा जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ पे उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट होगा, जो कि ज़रूरी है। अब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बच्चे पर इमोशनली, मेंटली, सोशली, इन सभी पर क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बालक के विकास एवं शिक्षा दोनों प्रभावित होती है। यहाँ पर क्या बात बताई गई, यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर बच्चा कोई अच्छी बात सीख रहा है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। अगर बच्चा नेगेटिव बातों को देख रहा है, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहा है, तो क्या होगा कि उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, वो इमोशनली क्या होगा, वीक हो जाएगा, शारीरिक रूप से भी वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही एस्पेक्ट की बात की गई है कि बालक के विकास में दोनों ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है, जबकि वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। बाल अपराध जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, अपराध में लिप्त रहना इत्यादि अवगुण के विकास में बालक के परिवार एवं उसके वंशानुक्रम की अहम भूमिका होती है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? अगर आप विचार करो तो ये स्टेज कहाँ पे पाई जाती है? ये स्टेज पाई जाती है हमारे एडोलेसेंस के अंदर। ये चीज़ें तभी आती हैं, बाल अपराध जैसी चीज़ें तभी आती हैं। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा परिवार की और एक शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चे पर नज़र रखे कि बच्चा, क्योंकि उस टाइम पे वो टाइम पीरियड ही ऐसा है कि उसमें बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चा जैसा देखता है वैसे ही उसको लगता है कि नहीं, यही मैं, मतलब यही सत्य है, मैं ऐसा ही बनूँगा। बच्चे अगर गलत रास्ते पे है, बच्चा अगर ये कह रहा है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो वो सही है, तो उसको लगेगा वो सही है। अगर उसके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप ऐसे मत करो, आप गलत रास्ते पे हो, तो उसको अपने पेरेंट्स ही गलत दिखाई देंगे, उसको ये नहीं लगेगा कि मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एडोलेसेंस की एज होती है वो, जहाँ पर बच्चा बिगड़ता भी है और संभलता भी है, दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर किसकी भूमिका होती है? यहाँ पे दो लोगों की अहम भूमिका है, एक तो परिवार की और एक शिक्षक की। फैमिली और टीचर दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भूमिका होती है कि दोनों का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो, एक शिक्षक एक स्टूडेंट पर और एक परिवार अपने बच्चे पर नज़र रखे कि वो क्या कर रहा है, क्या वो जो कर रहा है वो सही है, अगर सही नहीं है तो उसको सही रास्ता दिखाएं। अब बात की गई है आनुवंशिकता एवं वातावरण बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। आनुवंशिकता एवं वातावरण बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही गई है कि शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है। सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है एक बच्चे के लाइफ में? अगर वो स्कूल में जा रहा है, किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है? टीचर की। अगर टीचर उस इन्वायरमेंट को बच्चों के अनुरूप नहीं बनाएगा, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार नहीं बनाएगा, तो क्या बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा? नहीं लेगा। बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर वो उस चीज़ से दूर हटता जाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक टीचर की अहम भूमिका को बताया गया कि विद्यालय में टीचर की अहम भूमिका है कि वो ऐसा हेल्दी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे क्लास में,
जहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट लेवल जो है पढ़ाई में बना रहे, अच्छे कामों में बना रहे। और ये टीचर की जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चे पर वो नज़र रखे। बालक के बहुमुखी विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का योगदान होता है। बच्चे का जो बहुमुखी विकास है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, उसमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा भूमिका है? वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों की। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान मिलता है, तो बालक के विकास को सार्थक दिशा मिल जाती है। अगर बच्चे को हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, यहाँ पे प्लस लगा है क्योंकि अगर इनमें से एक को भी हटा दिया जाए तो बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट ये दोनों मिल जाएं इक्वल्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे को मिलेगा। अगर बच्चे को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का योगदान मिलेगा, बच्चे का पूर्ण रूप से सार्थक विकास होगा, उसको सही दिशा मिलेगी। इसके लिए इन दोनों का आवश्यक है होना। आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो हेरिडिटी है प्लस एनवायरनमेंट है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष आता है। अंत में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं। जो व्यक्तित्व का विकास है, जो आपका विकास हो रहा है, उसमें क्या चीज़ों का सबसे ज़्यादा होना आवश्यक है? आनुवंशिकता और पर्यावरण का होना। यदि आनुवंशिकता आधार है तो पर्यावरण संरचना है। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन कही गई, यदि आनुवंशिकता आधार है तो पर्यावरण संरचना है। यदि आनुवंशिकता बीज है तो पर्यावरण मिट्टी है। यहाँ पे क्या बताया गया? यदि आनुवंशिकता बीज है तो पर्यावरण मिट्टी है। हम इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यदि आनुवंशिकता आत्मा है तो पर्यावरण शरीर है। जिस प्रकार हम जीवित मनुष्य में आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार पर्यावरण को हम आनुवंशिकता से अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ अपना जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। IPU से रिलेटेड, IPBED से रिलेटेड यदि आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।